गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान विषय का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। राजनीति विज्ञान विषय की 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी स्वतंत्र भारत की राजनीति। पहले हम समकालीन विश्व राजनीति से सिलेबस शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें कुछ विशेष टॉपिक हैं जैसे कि जिन पे फोकस रहेगा द्विध्रुवीयता का अर्थ, इसका काल, सोवियत प्रणाली और द्विध्रुवीयता का अंत कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम दो ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता का अर्थ देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, द्विध्रुवीयता यानी कि एक ऐसा काल जब पूरा विश्व 2 ध्रुवों में 2 गुटों में बटा हुआ था। एक ध्रुव था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। वर्ष 1945 से लेकर और 1991 तक का जो काल है उसे द्विध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता का काल कहते हैं। इसी काल को शीत युद्ध के काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विध्रुवीयता को समझने से पहले हम विश्व राजनीति के इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये विश्व युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ, जिसमें एक गुट था धुरी राष्ट्रों का और दूसरा था मित्र राष्ट्रों का। धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, जापान, तुर्की, ऑस्ट्रिया जैसे देश नेतृत्व कर रहे थे और इनका साथ दे रहे थे इनके सहयोगी और मित्र देश, जबकि दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें अग्रणी देश थे ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इनके सहयोगी देश। लगभग पूरी ही दुनिया के देश इस युद्ध में शामिल हो गए थे। इसी कारण इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत होती है और धुरी राष्ट्र हार जाते हैं। फिर 1939 से लेकर के और 1945 तक दोबारा से विश्व युद्ध होता है, जिसे दूसरा विश्व युद्ध कहा जाता है, और इसमें भी मित्र राष्ट्रों की जीत होती है और धुरी राष्ट्र हार जाते हैं। दोनों ही विश्व युद्धों में अमेरिका और रूस साथ थे, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया और परमाणु बम के बारे में रूस को भी नहीं बताया। किसी भी मित्र राष्ट्र को उसने परमाणु बम के बारे में नहीं बताया था। लेकिन इस बात से रूस जो है उसके मन में अमेरिका के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था, मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी दोनों के बीच में। फिर कुछ और मुद्दे भी होते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके पश्चात कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जैसे जो विजित प्रदेश थे, जीते गए प्रदेश थे, उनके बंटवारे को लेकर के और अमेरिका और रूस के बीच में मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं और यही विरोध बाद में शीत युद्ध और द्विध्रुवीयता की स्थिति पैदा कर देता है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध जिसमें 2 देश या 2 पक्ष जो होते हैं वो हथियारों से नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करना, गुट बनाना, सैनिक संगठन बनाना, इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। पूरी दुनिया जो है वो 2 गुटों में बंट जाती है। एक पूंजीवादी गुट जिसका नेता होता है अमेरिका, और ये दुनिया के सभी देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहता है, जबकि दूसरा गुट था साम्यवादी गुट जिसका नेता था सोवियत संघ वो पूरी दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करना चाहता है। देखिए, सोवियत संघ जो है इसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। यूएसएसआर का मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक्स। तो पूरी दुनिया जो है वो 2 गुटों के बीच बंट जाती है और दोनों गुट जो हैं वो विश्व के देशों को आर्थिक सहायता देकर, सैनिक सहायता का प्रलोभन देकर अपने अपने पक्ष में शामिल होने के लिए प्रयास करते हैं। ये द्विध्रुवीयता का जो दौर है, 2 ध्रुवीयता का दौर, ये 1991 तक चलता है और अंततः 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ ही 2 ध्रुवीयता और शीत युद्ध दोनों का ही अंत हो जाता है। अब इसमें एक बड़ा टॉपिक है सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली क्या थी? देखिए, रूस में 1917 तक जार का राजतंत्रात्मक शासन था। जैसे हमारे यहाँ राजा का शासन हुआ करता था, वैसे ही रूस में भी राजा का शासन था और राजा को जार कहते हैं वहाँ पर।
लेकिन 1917 तक आते आते जार जो है वो बहुत ही निरंकुश और अत्याचारी हो जाता है, तो जनता उसका विरोध करने लगती है। इसी विरोध को नेतृत्व देते हैं लेनिन, और लेनिन के नेतृत्व में 1917 में क्रांति हो जाती है। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति के द्वारा जार के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, जार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और कम्युनिस्ट पार्टी या जिसे हिंदी में साम्यवादी दल कहते हैं, उसके नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है रूस में। साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक समानता की स्थापना और समाजवाद पर जोर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो जाता है, एक बहुत ही नियंत्रित व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। रूस समेत 15 देश मिलकर के 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन सोवियत संघ तकनीकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों से पिछड़ जाता है, क्योंकि ये एक बंद अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का, वस्तुओं के आदान प्रदान में विश्वास नहीं रखते, आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो अपने तक सीमित रह जाते हैं। एक कूप मंडूप जैसी जो स्थिति है वो बना लेते हैं। तो जनता भी इस व्यवस्था से ज़्यादा खुश नहीं होती है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है ये व्यवस्था। तो धीरे धीरे इसके साथी देश जो हैं वो सोवियत संघ से अलग होने लगते हैं। साथ ही 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं, और उन्होंने आर्थिक सुधारों हेतु कुछ प्रयास किए, कुछ नीतियां लागू की, जैसे कि ग्लासनोस्त की नीति और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां उन्होंने लागू की थी। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। उन्होंने ये जो सोवियत प्रणाली थी, जो बंद प्रणाली थी, उसमें थोड़ा सा खुलापन लाने की वो कोशिश करते हैं। और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो प्रयास गोर्बाचोव के द्वारा किए जाते हैं, तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के लिए ये मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां उत्तरदायी थी। अंततः 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और उसके जस्ट अगले दिन 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी जाती है। सोवियत संघ 15 टुकड़ों में यानी 15 देशों में विभाजित हो जाता है, और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विश्व जो 2 ध्रुवों में बटा हुआ था उसमें से एक ध्रुव समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ द्विध्रुवीयता का भी अंत हो जाता है, क्योंकि अब 2 ध्रुव तो बचे नहीं, एक ध्रुव तो समाप्त हो गया। तो अब विश्व बन जाता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। तो ये जो मेन चीज़ें थी, इस चैप्टर का अर्थ था, वो हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम पाठ में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं, आपके जो प्रश्न बनते हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है 1 नंबर का, और एक इसमें से बड़ा प्रश्न आएगा निबंधात्मक, जो कि 4 नंबर का होने वाला है। तो हम जो प्रश्न करेंगे वो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। विश्व में पहला प्रश्न है, विश्व में 2 ध्रुवीयता के काल में 2 ध्रुव कौन से थे? तो हम शुरू से ही चैप्टर में जब शुरू किया था तब से बता रहे हैं 2 ध्रुवों में विश्व बट गया था। तो 2 ध्रुव कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरा प्रश्न है, विश्व में पहली बार परमाणु बम किस देश पर गिराए गए थे? तो देखिए, किस बात से रूस और अमेरिका के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है? इसी बात से तो होती है कि परमाणु बम का रहस्य अमेरिका ने छुपाए रखा था उससे, और फिर अचानक वो जापान के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग कर देता है, जिससे कि दोनों के बीच में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, और आगे चल कर के वो द्विध्रुवीयता या शीत युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थे 2 प्रश्न। इससे आगे चलते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न है, द्विध्रुवीयता का अंत कब हुआ था? 26 दिसंबर 1989 को,
26 दिसंबर 1990 को, 26 दिसंबर 1991 को या 26 दिसंबर 1992 को। तो द्विध्रुवीयता का अंत होता है 26 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? याद कीजिए, लेनिन के नेतृत्व में जार के विरुद्ध क्रांति करते हैं लोग 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1917 में या 1922 में? तो सोवियत संघ का निर्माण होता है 30 दिसंबर 1922 को। क्यूबा में मिसाइल संकट की स्थिति कब पैदा हुई थी? तो ये क्यूबा में मिसाइल संकट हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगी कि ये क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। एक बार के लिए अपन देख लेते हैं कि क्यूबा में मिसाइल संकट की स्थिति कौन से वर्ष में पैदा हुई थी। तो ये 1962 में पैदा हुई संकट की स्थिति थी। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रुपया, डॉलर या रूबल? तो रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? बर्लिन की दीवार, बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में है बर्लिन, तो वहाँ जर्मनी का 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया गया था बर्लिन की दीवार खींच करके। तो ये बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और इसके बाद जो 1961 में बर्लिन की दीवार बना करके जर्मनी का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, वो विभाजन समाप्त हो जाता है और अगले ही वर्ष 1991 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है दोबारा से। अब 2 जर्मनी का अस्तित्व नहीं था, 90 के बाद में एक ही देश बन जाता है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कितने नए देशों का उद्भव हुआ? 5, 10, 15 या 20? तो स्पष्ट है 15 देश नए बनते हैं, क्योंकि 15 देशों ने मिलकर ही 1922 में सोवियत संघ बनाया था। तो जब सोवियत संघ टूटेगा तो कितने टुकड़े बन जाएंगे, कितने देश बन जाएंगे उसके? 15 देश बन जाएंगे। एक विशेष बात यह कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन से देश को माना जाता है फिर? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को माना जाता है। अब हम आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पे। तो विश्व में 2 ध्रुवीयता, ये मिसप्रिंट हो गया है, ध्रुवीयता है ये, 2 ध्रुवीयता का काल कब से कब तक का था? तो द्विध्रुवीयता का काल 1945 से लेकर के और 1991 तक का है। इसी 2 ध्रुवीयता के काल को शीत युद्ध के काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल था 1914 से 1918। तीसरा प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की काल अवधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होता है और 1945 में समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, दोनों विश्व युद्ध किन 2 गुटों के बीच में हुए थे? तो दोनों विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में होते हैं। मित्र राष्ट्रों में मुख्य नेता जो देश थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस, और धुरी राष्ट्रों में मुख्य अग्रणी देश थे इटली, जर्मनी, जापान और तुर्की जैसे देश। दोनों ही जो विश्व युद्ध थे उनमें मित्र राष्ट्रों की हार होती है मित्र राष्ट्रों की जीत होती है और धुरी राष्ट्रों की हार होती है। अगला प्रश्न, विश्व में पहली बार परमाणु बम जापान के किन 2 शहरों पर गिराए गए थे? तो जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, कई बार डेट पूछ लेते हैं। और ये जो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को और बम का नाम था फैट मैन। अब रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो रूस में क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई है
और इस क्रांति के द्वारा रूस में जार के शासन को तो समाप्त कर दिया जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाली साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना कर दी जाती है। साम्यवादी प्रणाली या सोवियत प्रणाली क्या है? तो देखिए, साम्यवादी जो प्रणाली है या सोवियत प्रणाली है, इसमें एक दल होता है मुख्य, साम्यवादी दल। उसके नेतृत्व में समतामूलक समाज की स्थापना हेतु अर्थव्यवस्था पर कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण की व्यवस्था जो है वो ही साम्यवादी व्यवस्था होती है। इसमें पूंजीवाद का तो विरोध किया जाता है और समाजवाद की स्थापना पर मुख्य फोकस रहता है, मुख्य बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो सोवियत संघ का निर्माण 1922 में 15 देश मिलकर के करते हैं। अब क्यूबा का मिसाइल संकट, ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न था कि क्यूबा का मिसाइल संकट कब पैदा हुआ था, तो अब यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि ये क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। देखिए, 1945 से ही शीत युद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी थी। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते हैं, सैनिक संगठन बनाते हैं, आर्थिक संगठन बनाते हैं। इसी दौरान स्थिति एक बार ज़्यादा संकटपूर्ण हो जाती है 1962 में, जब सोवियत संघ क्यूबा में अपने हथियार और मिसाइलें तैनात करने लगता है। क्यूबा जो छोटा सा एक द्वीपीय देश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में है, निकट है, बिल्कुल पड़ोसी है उसका। तो वहाँ पर अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए सोवियत संघ अपने हथियार और मिसाइलें तैनात कर देता है, क्योंकि क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट देश था, साम्यवादी शासन था यहाँ पर भी। तो सोवियत संघ के प्रभाव में था क्यूबा, तो वहाँ पर वो अपने एक तरीके से अपना उसको युद्ध का अड्डा बना लेता है। इस बात का विरोध अमेरिका द्वारा किया जाता है और एक बार तो ऐसा लगने लग गया था कि जैसे शीत युद्ध अब वास्तविक युद्ध में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा, दोनों के बीच अब वास्तविक युद्ध होने ही वाला है। लेकिन बाद में स्थिति थोड़ी सी संभलती है और सोवियत संघ की तरफ से जो मिसाइलें और हथियार तैनात किए गए थे क्यूबा में, उनको वापस ले लिया जाता है, वापस सोवियत संघ में ले जाया जाता है, जिससे कि ये संकट की स्थिति टल जाती है। तो 1962 में सोवियत संघ के द्वारा जो क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई थी, हथियार तैनात किए गए थे, इसका अमेरिका द्वारा विरोध करने पर जो संकट पैदा होता है वो ही क्यूबा के मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण कब किया गया? तो सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979 में किया जाता है और इस स्थिति में अफ़गानिस्तान का साथ देता है अमेरिका। तो इस समय भी एक बार ऐसे लगा था कि शायद शीत युद्ध जो है वो अब वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा। तो ये 2 बार शीत युद्ध के दौरान ऐसी स्थितियां बनती हैं जब शीत युद्ध के वास्तविक युद्ध में बदलने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। एक बार तो जब क्यूबा का मिसाइल संकट पैदा हुआ था और दूसरी बार जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वास्तविक युद्ध में बदला नहीं शीत युद्ध। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई किन 2 नीतियों को द्विध्रुवीयता के अंत का जिम्मेदार माना जाता है? तो ये 2 नीतियां थी, एक तो ग्लासनोस्त और दूसरी है पेरेस्त्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन और पेरेस्त्रोइका का मतलब होता है पुनर्निर्माण। दोनों ही जो नीतियां हैं वो आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए लागू की गई थी, अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन ये नीतियां जो हैं वो सोवियत संघ में सुधार तो नहीं कर पाई, हालांकि उसके विघटन के लिए, उसके अवसान के लिए ही उत्तरदायी ठहराया गया इन नीतियों को और गोर्बाचेव को। अब है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार जो है वो शीत युद्ध का, द्विध्रुवीयता का या पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन की जो दीवार खींची गई थी 1961 में, उसके द्वारा जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे। पूर्वी जर्मनी जिसके ऊपर साम्यवाद का प्रभाव था वो सोवियत गुट में शामिल हो जाते हैं और पश्चिमी जर्मनी जो थी उसके ऊपर पूंजीवाद का प्रभाव था तो वो अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता है। बाद में ये दीवार जो है वो 1989 में गिरा दी गई थी और दोनों जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है।
पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और एक जर्मनी बन जाता है। तो ये बर्लिन की दीवार पहले जब बनाई गई थी तो प्रतीक थी शीत युद्ध का, द्विध्रुवीयता का, और बाद में जब दीवार गिर जाती है तो इस बात की संभावना लगाई जाने लगती है, ये इस बात का संकेत था कि अब ये द्विध्रुवीयता जल्दी ही समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना लेनिन करते हैं साम्यवादी दल की। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ और कब साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनती है? तो ऑब्वियस सी बात है, अक्टूबर 1917 में ये रूस में ही बनती है। अगला प्रश्न, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोपीय देशों का सैनिक संगठन कौन सा था? ये सैनिक संगठन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोनों गुटों के ही। तो पहले सोवियत संघ का सैनिक संगठन देख लेते हैं हम। वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसे। वार्सा नाम का शहर है यहाँ रूस में, तो वहाँ पर ये संगठन बनाया गया था। तो संगठन के नाम पर, जगह के नाम पर ही इस संगठन का नाम वार्सा पैक्ट रख दिया गया। वार्सा पैक्ट का निर्माण 1955 में किया गया था और अमेरिकी नेतृत्व में बने पश्चिमी देशों के सैनिक संगठन का नाम था नाटो। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है वैसे पूछ लें कि नाटो क्या था, कब बना था तो उसमें हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी ऐसे NATO लिखा हुआ आ सकता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो नाटो का पूरा नाम हिंदी में है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और इंग्लिश में है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भी आपको इजी रहे याद करने में वो आप याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। एक नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में होती है। नाटो की स्थापना 1949 में और ये वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में होती है। ये दोनों आपको सन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा अपनाई गई नीति थी? तो शॉक थेरेपी विश्व बैंक द्वारा अपनाई गई नीति थी। ये शॉक थेरेपी जो है वो जो सोवियत संघ से अलग हुए पूर्वी यूरोप के देश हैं वहाँ पर विकास के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए अपनाई गई नीति थी ये शॉक थेरेपी। जो हम जब बड़ा प्रश्न करेंगे एक निबंधात्मक, उसमें मैं आपको ये सारी बातें स्पष्ट कर दूंगी। अभी के लिए देखते हैं कि इस शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से क्या प्रभाव पड़ा? तो हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास में पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाता है। वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता है और हथियारों के ऊपर ही उसका पूरा बजट जो है वो केंद्रित रहता है। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी खेमे वाले देश थे वो दूसरी दुनिया कहे जाते हैं। ये हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न हो गए और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हो जाते हैं। अब हम देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। प्रश्न जो है वो इनमें से ही बनेंगे, लेकिन कई बार क्या है प्रश्न की लैंग्वेज घुमा दी जाती है, तो वो आपको समझना है कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है। देखिए, दो ध्रुवीयता का जो अंत है चैप्टर है उसमें मुख्य प्रश्न यही बनते हैं कि द्विध्रुवीयता के अंत के क्या कारण थे, फिर इसके अंत से क्या परिणाम निकलते हैं। एक बड़ा प्रश्न इसमें जैसे शॉक थेरेपी वाला बनता है, तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसमें से। अब प्रश्न की लैंग्वेज हो सकता है जैसे मैंने सीधा दे दिया, ऐसे आपको सीधा प्रश्न ना मिले, थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी चेंज कर दी जाए, तो वो अगर आप समझ जाएंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन बनने हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे कि दो ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता के अंत या सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। एक ही बात है, देखिए द्विध्रुवीयता का अंत पूछे चाहे सोवियत संघ का विघटन, दोनों का अर्थ एक ही है। तो दो ध्रुवीयता के अंत के मुख्य मुख्य जो कारण हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला कारण हम बता सकते हैं कि सोवियत संघ का आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ापन।
सोवियत संघ की जो तात्कालिक राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वो अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना करने के कारण ये सोवियत संघ के विघटन के अंत के लिए जिम्मेदार बनती हैं। दूसरा कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। सोवियत संघ का जो प्रशासन था वो काफ़ी ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, क्योंकि प्रशासन केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। ये एक केंद्रित प्रणाली थी जिसमें कि प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनको उनके पास ही ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, कार्यभार सारा उनके पास था, तो वो भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते हैं। तो इससे जन आक्रोश जो है वो बढ़ जाता है और ये सोवियत संघ के अंत का कारण बनती हैं। गोर्बाचेव की नीतियां भी सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती हैं। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसी उदारवादी नीतियां अपनाते हैं, जिससे कि सोवियत व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था चरमराने लगती है। चौथा जो कारण है सोवियत संघ के विघटन का या द्विध्रुवीयता के अंत का, वो है राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का उदय। सोवियत संघ के जो साथी देश थे, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन जैसे जो देश थे, राज्य थे, वहाँ पर राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उदय होता है, जो कि सोवियत संघ के पतन या विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ये देश धीरे धीरे वहाँ पर क्रांतियाँ होने लगती हैं और वो सोवियत संघ से अलग हो जाते हैं, जिससे कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कीजिए कि सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, द्विध्रुवीयता समाप्त हो गई, तो उससे क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकलता है उससे। तो उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि सोवियत संघ के विघटन से द्विध्रुवीयता के अंत से शीत युद्ध खत्म हो जाता है। 1945 से संपूर्ण विश्व जिस शीत युद्ध के संकट से जूझ रहा था, वो संकट 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही समाप्त हो जाता है। दूसरा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। चूँकि पूरा विश्व जो है वो 1945 से 91 के दौरान 2 ध्रुवों में बटा रहा, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना रही। लेकिन अब जब एक ध्रुव समाप्त हो गया था, सोवियत संघ समाप्त हो गया था, तो अब विश्व एक ध्रुवीय रह जाता है। एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका बचता है, वो एकमात्र महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है और संपूर्ण विश्व पर उसी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजीवाद का प्रचार प्रसार। पहले पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में प्रतियोगिता चल रही थी। पूंजीवाद अपना प्रचार प्रसार करता है, साम्यवाद अपना करता है। लेकिन अब साम्यवादी व्यवस्था तो असफल सिद्ध हो जाती है सोवियत संघ के विघटन के कारण। तो एक ही व्यवस्था बचती है, पूंजीवाद, जिसका कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक लोकप्रिय अर्थव्यवस्था बन जाती है और इसी का प्रचार प्रसार होता है। चौथा बिंदु है स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि। चूँकि सोवियत संघ के विघटन से 15 नए संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, तो इससे वैश्विक जो राष्ट्रों का कुल है उसमें राष्ट्रों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए और इसके क्या परिणाम निकले। तो शॉक थेरेपी जो है वो सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में आर्थिक विकास के लिए जो आमूल चूल परिवर्तन अपनाए गए थे, उसे शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति है, जिसके तहत निजीकरण, मुक्त व्यापार और वित्तीय खुलेपन पर बल दिया गया था। शॉक थेरेपी के जो परिणाम निकले वो कुछ अच्छे नहीं निकले, इसके नकारात्मक परिणाम ही निकलते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण व्यवस्था को एकदम से बदल देते हैं। तो एकदम से जो किया गया परिवर्तन होता है वो उसके सफल होने के चांसेस कम ही होते हैं। और ये शॉक थेरेपी का जो परिणाम है इन पूर्वी यूरोप के देशों में, साम्यवादी देशों में, वो अच्छा नहीं निकला, वो नकारात्मक ही निकलता है। तो पहला जो इसका परिणाम है वो है अर्थव्यवस्थाओं का तहस नहस हो जाना।
शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि 90% उद्योग जो हैं वो निजी क्षेत्र को बेच दिए जाते हैं। औने पौने दामों पर उद्योगों को बेच दिया जाता है। दूसरा बिंदु है, दूसरा परिणाम जो निकलता है वो है खाद्यान्न सुरक्षा। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती प्रणाली जो पहले साम्यवादी व्यवस्था में हुआ करती थी वो समाप्त हो जाती है और लोगों की जो खाद्यान्न सुरक्षा है वो भी समाप्त हो जाती है। तीसरा परिणाम निकला रूसी मुद्रा में गिरावट। रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसकी जो कीमत है वो भारी गिरावट का सामना करती है और लोगों की बचतें भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चौथा परिणाम था साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति। रूस और अन्य साम्यवादी देशों में गरीबों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगती है और अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ने से जो समाजवादी आदर्श था वो धूमिल होने लग जाता है। अगला प्रश्न इस चैप्टर में से बन सकता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और रूस या पूर्वी साम्यवादी गणराज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। भारत रूस के संबंधों का वर्णन कीजिए। भारत सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कीजिए। तो इनको हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जिसमें पहला हम बता सकते हैं कि रूस और भारत की जो लोग हैं, जन अपेक्षाएँ हैं, उनमें समानता है। इनके आपसी संबंध जो हैं दोनों देशों के, उनकी जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। रूसी लोग भारतीय संस्कृति और सिनेमा में काफ़ी रुचि रखते हैं। दूसरा बिंदु है बहुध्रुवीयता पर समान दृष्टिकोण। भारत और रूस दोनों ही देशों का सपना जो है वो बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करना है। बहुध्रुवीयता का अर्थ होता है कि वैश्विक स्तर पर कई शक्तियाँ हों, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था हो और प्रत्येक देश स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। अगला पॉइंट हम बता सकते हैं कि परस्पर सहयोग का इतिहास रहा है दोनों देशों का। भारत और रूस के बीच शुरू से ही पारस्परिक सहयोग के रिश्ते रहे हैं। बात चाहे कश्मीर समस्या की हो या हथियारों या तेल की हो, रूस ने सदैव ही भारत की मदद की है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम भारत और रूस के संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर जो है दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।